अगर आप लो रिस्क पर 16% एनुअल रिटर्न्स बनाना चाहते हो तो जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। आज का जो दौर है, हम सभी इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप, मैं, चाहे वो रेसिडेंट इंडियन हो, एनआरआई हो, एक ओसीआई हो या पीआई हो, हम सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एस्पेक्ट में, किसी ना किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट तो जरूर करते हैं। इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा रूल और एक मेजर फैक्टर होता है रिस्क प्रोफाइलिंग और फाइनेंशियल सेफ्टी। तो फाइनेंशियल सेफ्टी में हम क्या देखते हैं? जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस भी एसेट में हम पैसे डाल रहे हैं, उसका रिटर्न तो हमें अच्छा चाहिए ही होता है। अच्छा चाहिए होता है मतलब एक परसेंटेज जो हमारे दिमाग में होता है कि हाँ, इस परसेंटेज को हम अच्छा मानते हैं। जैसे अगर मेरी बात करो आप पर्टिकुलरली, तो अगर मुझे 12 से 13% तक लो रिस्क पे अगर रिटर्न मिलता है तो मैं उसे अच्छा मानता हूँ। अब इसकी डेफिनेशन अलग अलग लोगों में, जिस टाइप के एक्सपीरियंस, एक्सपर्टी उनकी है, उसके बेसिस पे ये चेंज होता है। बट मेरे लिए हाँ, 12 से 13% एनुअल रिटर्न लो रिस्क पे इज कंसिडर्ड टू बी गुड। हम में से ज्यादातर लोग आखिर इन्वेस्टमेंट करते कहाँ हैं? काफी मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। आप में से काफी लोग होंगे जिनकी इंडिया में प्रॉपर्टी होगी और उससे रेंटल इनकम आपको आ रहा होगा। हम में से कुछ लोग होंगे, और कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा मेजॉरिटी लोग होंगे जो आज म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हो और ठीक ठाक रिटर्न उन्हें मिल रहे होंगे। अब इस ठीक ठाक की मीनिंग भी हर लोगों के लिए अलग है। हर कोई इस बुल रन में एक चैंपियन नहीं बन पाता है। सारे लोग 40%, 50% का मुनाफा नहीं बनाते हैं। काफी लोग 20% माइनस में भी जाते हैं, लॉसेस भी होते हैं। अगर एक एवरेज की बात करूं तो जितने लोगों से मैंने बात की, वहां पे लोगों ने बनाया 10%, 12%, कुछ ने बनाया 15%। तो 12 से 15 के बीच का रहा स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड का। इसके आगे अगर हम बढ़े तो और इन्वेस्टमेंट आप किसमें करते होगे? बॉन्ड्स हो सकते हैं एक ऑप्शन, पर बॉन्ड्स में भी अब वो रिटर्न नहीं रहे पहले जैसे। अगर एफडीज की बात करें तो हम में से ज्यादातर लोग जानते तो हैं एफडीज के बारे में, पर इसकी ट्रू मीनिंग हमारे फोर फादर्स ने देखी थी जब रिटर्न 18%, 20% का हुआ करता था 1970s, 1980s के अराउंड। पर अब ऐसा नहीं है। हाँ, उनके दिमाग में, हमारे पेरेंट्स आज भी उन्हें लगता है सबसे सिक्योर्ड ऑप्शन तो यही है कि अगर सरप्लस फंड है, सेविंग्स हैं, तो उसको एफडी में डाल दो। पर अगर आप एफडी को प्रायोरिटी देकर ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए तो नहीं है, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको थोड़े से रिस्क लेना समझ आए और जो इन्वेस्टमेंट करके अच्छे रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं के लिए है ये वीडियो। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा उस एसेट की जो मुझे काफी पसंद आया पिछले 2 सालों से। इस एसेट को कहते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट। अब कमर्शियल रियल एस्टेट इस टर्म से ही आपको काफी कुछ आइडिया मिल रहा होगा कि ये किस टाइप का एसेट है। इसके बारे में इन डिटेल बताऊंगा मैं, और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो तो आपको पता चलेगा कि मिनिमम कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो और एक पीरियड तक आपको क्या रिटर्न ये दे सकता है, और आइडियली ये रिटर्न इतना ज्यादा कैसे है। अगर मैं 16% आईआरआर की बात कर रहा हूँ तो ये 16% का रिटर्न कैसे आ रहा है, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा ये एसेट है क्या, इन्वेस्टमेंट किस तरह से हो रही है, किस टाइप के एसेट्स ये होते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। क्यों आपको सोचना चाहिए कि आप अदर एसेट्स पे ठीक है करो इन्वेस्ट, बट आप कमर्शियल रियल एस्टेट पे भी क्यों करो इन्वेस्टमेंट, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, और क्यों आपको सोचना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करें। हम में से कई लोग काफी नए हैं इस इन्वेस्टमेंट सेगमेंट में, और सीआरई जैसी वर्ड्स शायद ही किसी ने सुनी थी। अब जाकर पिछले 2 सालों में इसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ी है और काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स, ना कि सिर्फ इंडिया से पर बाहर कंट्रीज में बसे एनआरआईज, ओसीआईज, वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर मैं एक शेयर बताऊं आपको तो ये जो पूरा कमर्शियल स्टेट का सेगमेंट है, इसमें 35% इन्वेस्टमेंट जो है वो एनआरआईज और ओसीआईज कर रहे हैं, और रेस्ट जो 65% है वही रेसिडेंट इंडियंस कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो 100% में 35% कितना बड़ा नंबर है। तो कुछ तो बात होगी कि एनआरआईज इतने ज्यादा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें इंस्टेड ऑफ एनी अदर सेगमेंट। हाँ, बाकी सारे सेगमेंट भी हैं अपनी जगह पे, बट इसमें इतना मेजर शेयर क्यों है, इसका एक रीजन है। दोस्तों, आप सभी को इंटरेस्ट तो होगा कि हाँ, 16% अगर रिटर्न मिल रहा है तो क्यों ना इसमें हम इन्वेस्ट करें। लेकिन उससे पहले आप जरूर जानना चाहोगे कि ये सीआरई कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए आपको। इसका सबसे पहला रीजन है कि ये जो मार्केट है ये एक मल्टी बिलियन मार्केट है जो कि कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। डजंट मैटर यहाँ पे कोविड है और लॉकडाउन है और कुछ भी सिचुएशन बुरी है,
आप ऐसे समझो कि उस सिचुएशन में भी इस सेगमेंट पे हिट नहीं हो रहा है कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट में, और इसके लिए आप पुराने डेटा अगर सर्च करो नेट पे तो भी आपको मिल जाएंगे, और आप चाहो तो फिर आप मुझसे भी पूछ सकते हो, मैं आपसे वो डेटा शेयर करना चाहूंगा। दूसरा बड़ा रीजन क्या होता है कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का, वो है कि इसकी जो रेंटल यील्ड है वो बाकी रेसिडेंट प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन में 3.5 to 4x है। ये एक बड़ा रीजन है, जहां आपको रेसिडेंट प्रॉपर्टीज एक कम रेंटल देते हैं, वहीं पे ये एक अच्छे रिटर्न आपको देते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट, क्योंकि ये पूरे प्रोफेशनल लेवल पे होता है और एक स्केल पे होता है। इसमें एज सच नेगोशिएशंस नहीं होते हैं, इसमें काफी चीजें गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती हैं। ये सारे कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे रेंटल यील्ड काफी अच्छी होती है। अगर तीसरी बात करें तीसरे पॉइंट की, तो कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट की डिमांड है। जो भी नई कंपनीज खुलती हैं, जो भी नए वेयर हाउसेस बनते हैं, स्टार्टअप्स हैं, सबको स्पेसेस तो चाहिए होता है। ये आपको भी पता है कि ये ना आज खत्म होने वाली है ना कल खत्म होने वाली है। आज 28 यूनिकॉर्न बन रहे हैं, कल 2800 बन सकते हैं। इंडिया उस हद से ग्रो कर रहा है, तो कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट जो है इसकी डाउनफॉल आने वाले 30-40 साल तक तो नहीं आने वाला। तो आइए अब हम बात करते हैं कि कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर किस टाइप की प्रॉपर्टीज आती हैं। वेयर हाउस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पे कि कोई भी कंपनी अपने गुड्स, अपने प्रोडक्ट्स स्टोर कर सकती है। अब आपको पता होगा जैसे जीएसटी आई तो पहले क्या था, जब जैसी रिक्वायरमेंट आई कस्टमर की उसके अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग वो सप्लाई करते थे और टाइम टू टाइम ट्रांजैक्शंस होते रहते थे जैसे डिमांड और सप्लाई की नीड है। पर अब ऐसा नहीं होता। अब ज्यादातर कंपनी क्या करती हैं, जब से जीएसटी आई है तो एक बार में ही बड़ा ट्रांजैक्शन करके बड़ा प्रोडक्ट बनाकर प्रिपेयर कर पैकेजिंग करके रख लिया वेयर हाउस में। टाइम टू टाइम जैसे जैसे उनके पास डिमांड आ रही है उस वेयर हाउस को यूज करके वो सप्लाई फुलफिल करते जा रहे हैं। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन है कि कंपनीज आपको पता है जिस हद से बढ़ रही हैं उसके रेस्पेक्ट में आप ऑफिसेज आपको चाहिए। जैसे कोई नया स्टार्टअप बना, कोई कंपनी फॉर्म हुई, किसी की सब्सिडरी बन रही है, तो उसके लिए कोई आज के डेट में सारी कंपनीज नहीं चाहती हैं कि वो ओन करें उस प्लेस को, कंस्ट्रक्शन करें खुद का। एवरीवन वांट्स अ कन्वीनियंस। वो कन्वीनियंस उनको कहाँ से मिलता है? वो कन्वीनियंस उनको मिलता है जब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो उनको बना बनाया एसेट दे रही है रेंट पे, सबसे इजीएस्ट वे। दैट्स व्हाट दे डू, दैट्स व्हाट दे लाइक। ये इंडस्ट्रियल सेगमेंट हो सकता है जहां कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री सेटअप हो सके, ना कि सिर्फ वेयर हाउस, स्टोर हाउस, बट ऑल्सो प्रोडक्शन, कंप्लीट पैकेज। डेटा सेंटर्स जहां पे कि बड़े बड़े सर्वर्स रखे जाते हैं, जहां हीट जनरेशन होती है, इसके लिए ये प्रॉपर्टी पूरी बाय नहीं की जाती है, ये रेंट भी करते हैं लोग। और अगर मेजॉरिटी मैं बताऊं तो डेटा सेंटर में भी ये मेजॉरिटी है कि लोग रेंट करते हैं ऐसी प्रॉपर्टी को। इस टाइप की प्रॉपर्टीज हैं जो कि कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर लाई करती हैं। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन के ऊपर। आप जानते हो जैसा हमने बताया कि हम सभी अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आइए थोड़ा सा एक कंपैरिजन देखते हैं हम किस टाइप के एसेट आपको कितना रिटर्न देते हैं ओवर अ पर्टिकुलर टाइम। तो बात करते हैं सबसे पहले एसेट की। काफी सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये गोल्ड फिजिकल गोल्ड भी होता है, ये डिजिटल गोल्ड भी होता है। गोल्ड से अगर आप एवरेज रिटर्न देखो ऑन एन एवरेज तो वो 8 से 10% के अराउंड का होता है। 10 जो होता है वो भी मैक्सिमम है। तो आप बनाते हो एक साल में बहुत से बहुत, अगर आपने लाख रुपए डाले तो आप उस पर मैक्सिमम 10,000 रुपए और बना पाओगे, मतलब टोटल फिगर आएगा 1,10,000 का। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो आता है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी आज इस साल पे, अगर आप नेक्स्ट ईयर बेच दो तो एक तो ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म पे आप सेल कर रहे हो। दूसरा, आपको रिटर्न कितना आ रहा है? अगर आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी उसके ऊपर 5 या 6% ही आपको रिटर्न आ पाता है, वो भी मैक्सिमम बता रहा हूँ। तो अगर आप कंसिडर करो इस 50 लाख को जिसके ऊपर आपको से 5% का ही रिटर्न आ रहा है, तो ऑलमोस्ट आपने 2.5 लाख रुपए उस पर बनाए। उसमें भी टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स। मुझे इक्विटी, आई रियली लाइक इक्विटी, मैं इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना प्रेफर करता हूँ, पर रिस्क तो देखो वहां पे है। मार्केट भले ही बुल रन कह सकते हैं हम, बुल रन चल रहा था, शायद चलेगा भी। आजकल मार्केट थोड़ी सी डाउन है, बट जब भी आप म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो याद रखना वहां पे एक बड़ी चीज भी होती है, जितनी भी एक्सपीरियंस आपको हो, पर रिस्क फैक्टर जरूर होता है वहां पे। और मार्केट आज का काफी वॉलेटाइल है।
अगर नॉर्मली हम बात करें तो ऑन एन एवरेज रिटर्न जो गया वो 12 से 15% का गया लोगों को, ना कि, और ये ओवरऑल है इंक्लूडिंग रेसिडेंट एज वेल एज एनआरआई। तो ये एक अच्छा ऑप्शन ऑफ कोर्स है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट ना करो या स्टॉक्स में ना करो, बट हाँ, कंसिडरिंग कि रिस्क फैक्टर वहां पे है, तो ऑप्शन जिसके बारे में मैं बात करूंगा, जिसके लिए ये कंपैरिजन रखी है, वो है कमर्शियल रियल एस्टेट की। तो सीआरई में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप ये देखो, आपको यहाँ पे मंथली रिटर्न मिलते हैं। मंथली रिटर्न पे आउट आपको एनआरओ अकाउंट में आपके मिलते हैं, जो कि 8 से 10.5% होते हैं। अब ये 8 से 10.5% आप सोच रहे होगे कि मैंने तो बताया था शुरू में ही कि 16% तक का रिटर्न है आप पे, फिर ये 8 से 10 क्यों? इसका एक बड़ा रीजन है कि कमर्शियल रियल एस्टेट में अप्रिसिएशन वैल्यू बहुत अच्छी होती है, जो कि 4 से 8% के बीच होती है। तो जब आपका ये टेन्योर, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, से 7 साल या 6 साल का जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो, वो जैसे खत्म होता है तो लास्ट ईयर पे आपको वो सारी कंप्लीट अप्रिसिएशन वैल्यू के साथ आपको फाइनल अमाउंट जो मिलता है, वो अमाउंट प्लस ये जो आपको मंथली अमाउंट मिल रहा था, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आप IRR 15 से 16% तक पहुंच जाओगे। उतना बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो आप अगर ऐसे सोचो कि फर्स्ट ईयर से ही आपको 16% मिलने वाले हैं, 15% मिलने वाले हैं, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा। फर्स्ट ईयर से आपको 10% तक ही मिलेंगे, पर जब फाइनल आपकी सेटलमेंट होगी लास्ट ईयर की, तो उसको जब आप कैलकुलेट करोगे और फिर आप एवरेज निकालोगे हर साल का, तो आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा क्लियर कि आपको 15 से 16% तक का IRR इंटरेस्ट और रिटर्न मिला है। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये फंक्शन काम कैसे करता है, ये प्रोसेस क्या है? अगर मैं ये बताऊं सिंपल शब्दों में, तो एक एसेट आइडेंटिफाई की जाती है, एक प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की जाती है, जिसके पीछे काफी सारा रिसर्च और डेटा एनालिसिस होता है। चेक की जाती है कि ये कितना सेलेबल है, और अगर इस एसेट को परचेज किया जाए तो कितना इजीली हम रेंटर और टेनेंट को फाइंड कर सकते हैं। उसके बेसिस पे ये प्रॉपर्टी फाइनलाइज की जाती है, और फिर इन्वेस्टर्स, ढेर सारे इन्वेस्टर्स मिलकर इस एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि एक SPV के थ्रू होता है। जो लोग जानते होंगे उनके लिए अच्छा, जो नहीं जानते होंगे मैं बता दूं, SPV एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है। तो बेसिकली ये एक एंटिटी क्रिएट की जाती है, एक न्यू एंटिटी, जिसके थ्रू सारा इन्वेस्टमेंट एक एसेट के ऊपर लगाया जाता है एक लीगल वे में, और जो भी लोग इन्वेस्टर होते हैं वो शेयर होल्डर बन जाते हैं उस एसेट की। अब इसमें फायदा क्या है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस लीगलाइज है, बीच में यहाँ पे बैंक होता है, बैंक के थ्रू ये सारा पैसा मूव करता है, तो काफी सेफ और सिक्योर भी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें रिस्क नहीं है, इसी वजह से मैंने लो रिस्क की बात की है। तो दोस्तों, आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके नेक्स्ट मंथ से ही वो एसेट रेंट पे चला जाता है, और आपको नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से ही आपके एनआरओ अकाउंट में फिक्स अमाउंट जो मंथली रेंटल है वो आने लगती है, सभी इन्वेस्टर को इक्वली डिवाइड करके बेस्ड ऑन किसने कितना इन्वेस्ट किया है। अब इसकी जो ट्रैकिंग है उसको इजी करने के लिए आपको एक डैशबोर्ड भी दे देती है कंपनी। उस डैशबोर्ड पे सारा कैलकुलेशन होता है, कितने पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुए, कितनी तारीख को हुए, अगर इन ट्रांजिशन है तो कब तक वो ट्रांसफर होने वाले हैं, उस पे आपको रेट ऑफ रिटर्न अभी क्या मिल रहा है, जो टेनेंट है वो कितना पे कर रहे हैं, ऐसी सारी आइडिया आपको काफी ट्रांसपेरेंटली कंपनी दे देती है। इन केस कुछ इमरजेंसी आती है, आप चाहो कि आप अपने फंड्स विड्रॉ करना चाहो जो आपने इन्वेस्टमेंट में डाले थे, उसके लिए भी प्रोविजंस होते हैं। 6 महीने के बाद आप कभी भी अपने शेयर्स जो हैं वो लिक्विडेट कर सकते हो। मुझे पता है इससे रिलेटेड आपको और भी काफी सारी जानकारी चाहिए होगी या हो सकती है, उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो। मैं पर्सनली उस पे हर एक कमेंट पे आपको आंसर करूंगा। अगर आप चाहो कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना और इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फिर नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल हेल्प यू एट माय बेस्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके डैशबोर्ड और इससे रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन और भी आपको कन्वे करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, टिल देन मैं सुशित राज आपसे अलविदा लेता हूँ, और आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ। मेरी क्रिसमस। Hope you will have a great time.